नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 11 की। लेक्चर नंबर 10 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो फिर हम आगे देखते हैं लेक्चर नंबर 11 से। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। 3 तरह के मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। दे आर नोन एज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, 3 तरह से हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है और उनका नाम हो गया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो क्या होता है कंडक्शन में, एक शॉर्ट समरी देखते हैं। फॉर दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट द मीडियम इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात कि कंडक्शन और कन्वेक्शन इन दोनों के लिए मीडियम एसेंशियल है, मीडियम का होना बहुत जरूरी है। सो मीडियम इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। दिस मोड नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ सॉलिड एंड समटाइम्स इन द लिक्विड ऑल्सो। मेनली तो ये सॉलिड में ही होता है इस मोड में ट्रांसफर, लेकिन कभी कभार कुछ खास एक्सेप्शनल कंडीशन में जब आप बहुत ही कम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस केस में हम लोग लिक्विड में भी कुछ हद तक कंडक्शन मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में लेंगे हम लोग। मेनली जो होगा आपका वो सॉलिड में ही ये देखा जाएगा। अच्छा, क्या होता है इस कंडक्शन के प्रोसेस में? तो व्हेन द हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द मॉलिक्यूल्स एट वन एंड, किसी एक एंड में, जैसे कि यही एक रॉड हो गया, इसके एक एंड पे अगर हमने हीट एनर्जी को सप्लाई किया तो क्या होता है वहां पर? द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग विथ हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एम्पलीट्यूड। तो जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स होंगे ये हायर फ्रीक्वेंसी और हायर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन शुरू कर देंगे, है ना। आप जानते हैं कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और वो मॉलिक्यूल्स स्थिर तो होता नहीं है। 0 केल्विन से ऊपर कोई भी टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल स्थिर नहीं रह सकता है, वो मोशन में रहेगा। मतलब कि उसमें वाइब्रेशन रहेगा, अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करता रहेगा। तो उसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और उसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट दे कोलाइड विद द नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से फिर वो टकराता है, और टकराता है तो फिर मोमेंटम ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, इस तरह से वो ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट दे कोलाइड विद द नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स एंड ड्यू टू विच द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एंड हैज द एनर्जी टेक्स प्लेस। तो कहीं भी अगर मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी का भी ट्रांसफर वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी द मॉलिक्यूल डज नॉट लीव इट्स पोजिशन। परमानेंटली तो कभी नहीं लीव करता है अपने मीन पोजीशन को, है ना। एंड एज ए रिजल्ट द ट्रांसफर ऑफ मास डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल। तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन को छोड़ करके परमानेंटली यहाँ से कहीं दूर नहीं जाएगा, वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही वाइब्रेशन करता रहेगा। ओके, तो हम कहेंगे कि इस केस में मास का ट्रांसफर नहीं होता, मोमेंटम का ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा ही। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। जैसे ये कोई रॉड हो गया, इसके एक एंड को हाई टेम्परेचर पर रखा गया है, दूसरे एंड को लो टेम्परेचर पर रखा गया है ना। और हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हो रही है। कंडक्शन की बात हो रही है मेनली इन सॉलिड्स। चलिए बाद में फिर दिखा देंगे। कन्वेक्शन पर बात करते हैं फिलहाल। तो फॉर दिस मोड ऑल्सो द मीडियम इज रिक्वायर्ड। इस मोड में भी क्या हो जाता है, मीडियम की जरूरत है। एंड आफ्टर टेकिंग द हीट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पर देखिए बात यहाँ पे कंडक्शन से अलग हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि उसने सोर्स से हीट एनर्जी लिया और खुद मूव करना शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच मास, मोमेंटम और एनर्जी सब के सब आपको ट्रांसफर हो जाएंगे इस केस में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो कंडक्शन के केस में मास का कभी भी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता था, लेकिन जैसे ही हम कन्वेक्शन की बात करते हैं तो कन्वेक्शन में मास का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप किसी कंटेनर में गर्म करेंगे किसी लिक्विड को, तो नीचे का सरफेस, यहाँ पर सरफेस के पास जो भी लिक्विड है पहले गर्म होगा, और गर्म होगा तो इसका डेंसिटी हो जाएगा कम, क्योंकि ये एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, और इस वजह से ये हल्की हो जाएगी तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, और ऊपर का जो ठंडा लिक्विड था वो नीचे की ओर आ जाएगा। एक तरह का कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे डेवलप हो जाता है,
और इसी प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, जो मेनली फ्लूइड में देखा जाता है। और फ्लूइड कहने का मतलब लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकती है। तो हवा भी इसी तरह से गर्म होती है और लिक्विड भी इसी तरह से गर्म होता है कन्वेक्शन के थ्रू। तो इस मोड में क्या हुआ, मीडियम की ज़रूरत होती है और हीट को गेन करने के बाद मॉलिक्यूल जो है वो खुद मूव कर जाते हैं और इस वजह से मास, मोमेंटम और एनर्जी सबका ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर यूजुअली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ लिक्विड एंड द गैसियस मीडियम, कॉमनली नोन एज लिक्विड और गैस को कॉमनली हम लोग एक साथ क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड मीडियम। नोट में क्या लिखना है, इफ द कन्वेक्शनल करंट इज डेवलप्ड ऑटोमेटिकली फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ये जो इस तरह का आपने गर्म किया और एक तरह का ये करंट डेवलप हुआ कि नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे आना, इस तरह का जो आपका एक साइकिल डेवलप हो जाता है, इसको करंट बोलते हैं। तो अगर ये अपने आप डेवलप हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, तो दिस इज नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन। इफ द कन्वेक्शनल करंट इज डेवलप्ड ऑटोमेटिकली for the transfer of heat from one position to another position, so it is known as natural convection. And similarly when convectional current is developed due to the external effort, अगर बाहर से कुछ external effort लगा रहे हैं, जैसे फैन लगा रहे हैं, पंप लगा रहे हैं, इनकी मदद से अगर आप कन्वेक्शनल करंट को जनरेट कर रहे हैं तो इट इज नोन एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो जस्ट डेफिनेशन है नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन का, चूंकि दो टाइप के होते हैं। तो अगर आप अपने आप हो रहा है तो नेचुरल कहेंगे, और अगर किसी एक्सटर्नल हेल्प से अगर आप इसको करवा रहे हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, फोर्स्ड कन्वेक्शन, है ना। जैसे हम लोग वेंटिलेशन बनाते हैं, तो वेंटिलेशन क्यों दिया जाता है, ताकि ऊपर से गर्म हवा जो है वो बाहर निकल सके और फिर उसका नीचे से इधर ठंडी हवा आ जाएगी, फिर कन्वेक्शन, तो एक तरह का करंट डेवलप हो गया, फ्लो मेंटेन हो जाता है। अब अगर उसी में ये अपने आप हो रहा है तो नेचुरल कह देंगे, और वहीं अगर वेंटिलेशन में आप एग्जॉस्ट लगा दो और उसको अगर आप रन करा देते हो तो यही प्रोसेस अब क्या हो रहा है, फैन के थ्रू हो रहा है, तो इसको आप फोर्स्ड कन्वेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। चलिए, एक जो तीसरा प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है, रेडिएशन, है ना। पूरा का पूरा एक टॉपिक ही पढ़ना है रेडिएशन पर। तो इसमें देखिए, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द मीडियम इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड, मीडियम के होने की ज़रूरत नहीं होती है। कंडक्शन कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत पड़ेगी, रेडिएशन में मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज द रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन द मीडियम एज वेल एज इन द वैक्यूम, बिकॉज इन दिस मोड ऑफ transfer the energy is being transferred from one point to another point in the form of electromagnetic wave। क्योंकि इस केस में क्या होता है, एनर्जी का जो भी ट्रांसफर होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए रेडिएशन के प्रोसेस में भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर हीट एनर्जी को कैरी करने वाला कोई है तो कौन, मेनली इंफ्रारेड वेव्स। ओके, उसी के थ्रू हीट एनर्जी कैरी होती है, ध्यान में रखिएगा। रेडिएशन डज नॉट अफेक्ट द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब बीच में जो मीडियम आती है उसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से उस मीडियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियम जो होगा वो गर्म नहीं होगा रेडिएशन की वजह से, ध्यान रखिएगा। जैसे हीट फ्रॉम सन जो है वो रीचेज द अर्थ, सन से जो हीट एनर्जी चलती है वो अर्थ तक पहुंचती है, और बीच में एयर मीडियम है अर्थ के सराउंडिंग में, लेकिन उसको वो डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकता। तो रेडिएशन की वजह से बीच का जो मीडियम होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान में रखिएगा। सो हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ विदाउट अफेक्टिंग एयर। तो यहाँ आपको बता रहे थे कि कंडक्शन के केस में जैसे कोई रॉड होगा, सॉलिड सब्सटेंस, मेनली इन सॉलिड ये होता है, एक इनको हाई टेम्परेचर पर, दूसरे इनको लो टेम्परेचर पर रखेंगे, एल लेंथ का है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो इसके थ्रू एक हीट एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, हीट करंट यहाँ पर आपका डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग अब थोड़ी देर में पूरे डिटेल में देखते हैं क्या होता है फिर आगे उसमें। और कन्वेक्शन में बता रहे थे, कोई लिक्विड को जब आप गर्म कर रहे हो तो नीचे का सरफेस से गर्मी लेकर के सब्सटेंस खुद हल्का होकर ऊपर आ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, और ऊपर का ठंडा पानी जो है वो नीचे चला जाता है, तो एक करंट इस तरह से डेवलप हो जाता है। ये अपने आप डेवलप हो रहा है तो इसको नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। और कभी कभी आप किसी मशीन की सहायता से इस तरह के करंट को डेवलप करवाते हैं तो फिर उसको आप फोर्स्ड कन्वेक्शन बोल सकते हैं। रेडिएशन में क्या हो गया कि जैसे कि सन है और इससे रेडिएशन से एनर्जी निकल रही है, तो किसी मीडियम के बिना भी अर्थ तक पहुंच रही है,
तो हम कहते हैं रेडिएशन के लिए किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं है, और अगर मीडियम बीच में है भी तो रेडिएशन से मीडियम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और मेनली इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं वो हीट एनर्जी को कैरी करने का काम करते हैं। इंसान की बॉडी से भी इंफ्रारेड रेज निकलती है, क्योंकि देखिए एबव 0 केल्विन कोई भी बॉडी होगा जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करेगा। इंसान का जो शरीर होता है इससे हीट एनर्जी निकलती है, तो यहाँ से इंफ्रारेड रेज भी बाहर आएगी, तो ये ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को डिटेल में बात करना होगा थर्मल कंडक्शन का। मैंने ये वाला टॉपिक जो है अब डिटेल में समझते हैं, उसमें क्या सब है कैसे है ध्यान देंगे। तो आइए बच्चों आगे का काम देखते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं डिटेल में थर्मल कंडक्शन के बारे में। ठीक है, और ये जो होगा ये वैलिड होगा फॉर सॉलिड स्लैब या फिर रॉड भी बोल सकते हैं उसके लिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक सॉलिड रॉड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके एक एंड का टेम्परेचर θ1 है तो दूसरे एंड का टेम्परेचर θ2 है। ठीक है, तो इधर वाला टेम्परेचर हमने हाई रखा हुआ है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया। सॉरी, तो एक बात बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। ठीक है, तो हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हाई से लो की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो दिखा रहे हैं इस एरो की मदद से। तो मान लिया कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू हीट एनर्जी जो है वो फ्लो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब क्वांटिटीज को लिख दिया गया है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज लेंथ ऑफ रॉड, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज θ1 माइनस θ2, डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन टाइम डेल्टा टी, एंड डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अगर निकालिएगा तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी फ्लो हुआ है डिवाइड बाय कितना टाइम लगा था, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इसको कहेंगे। दैट इज अब आई एच जो हो जाएगा हीट करंट कहलाएगा। आई एच इक्वल टू, अगर आप डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बोलते हैं तो जिस तरह से ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी हो गया, तो इसी को हम लोग हीट करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जैसे हो जाता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे, तो यहाँ भी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी आपका थर्मल हीट करंट कहलाएगा या सिर्फ हीट करंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ डेल्टा क्यू का क्या मीनिंग होगा, डेल्टा क्यू का मीनिंग होगा फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, इसीलिए ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की जो क्वांटिटी है इसको हम हीट करंट भी बोल सकते हैं आई एच, एंड दिस इज नोन एज हीट करंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने इस सॉलिड स्लैब या रॉड के साथ, तो क्या देखते हैं कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी जो है, मतलब हीट एनर्जी का जो फ्लो का रेट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, दो चीजों के प्रोपोर्शनल मिला। एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ज्यादा है उसके प्रोपोर्शनल मिला, और दूसरा मिला कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। तो जिस हिसाब से इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसी हिसाब से रेट बढ़ जा रहा था। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करेंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो वो भी डबल हो रहा था। उसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपने डबल किया तो उसका भी असर देखा जा रहा था कि रेट ऑफ हीट फ्लो डबल हो जा रहा था। तो इस तरह से और एक चीज देखी गई, जो भी लेंथ है ना कंडक्टर का, जो भी लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिला, मतलब लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ा एक्सपेरिमेंट से। तो इन तीनों को अगर एक साथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा थीटा ऊपर दोनों और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आ जाएगा नीचे। सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा थीटा बाय एल, ऐसे कह सकते हैं। तो इसको तो हमने कहा कि हीट करंट भी बोल सकते हैं। सो दिस इज आई एच इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये इक्वलिटी लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, वो के लिख दिया, बाकी ए इंटू डेल्टा थीटा बाई एल। तो ये आपका एक ओरिजिनल फार्मूला बन गया वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आई एच इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल, के ए डेल्टा थीटा बाई एल, जहाँ के क्या है इसको समझिए, वेयर के इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो है ही, और उसको कहते क्या है तो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
मटेरियल का वो थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, मटेरियल की वो अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी और उसके हिसाब से ये के वैल्यू उस मटेरियल पर डिपेंड करेगी। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड या स्लैब विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल इटसेल्फ, मतलब कि किस तरह का मटेरियल है। कॉपर है तो के का वैल्यू अलग होगा, आयरन है तो के का वैल्यू अलग हो जाएगा, कोई प्लास्टिक सब्सटेंस है तो के अलग हो जाएगा, वुड सब्सटेंस है तो के अलग हो जाएगा। तो बेसिकली ये थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये बॉडी की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो उसके डायमेंशन से फ्री होती है। ये किस टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। मतलब डायमेंशन से फ्री होने का मतलब बड़ा हो छोटा हो साइज पर उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर कॉपर है तो किसी भी साइज का हो आपका के वैल्यू सेम रहेगा, छोटा स्लैब हो बड़ा स्लैब हो उस पर अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ये थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों कुछ बात क्या ध्यान में रखनी है उसको समझिएगा बड़े अच्छे से, इसलिए नोट करके यहाँ पे आगे लिखना है। द सिमिलैरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते थे, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हमको क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक करंट बोलना है। एंड द हीट करंट, और हीट करंट किसको बोलना है, या थर्मल करंट, थर्मल हीट करंट एक ही नाम है सब, वो किसको बोलना है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलना है तो उसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी को क्या बोलना है, हीट करंट बोल देना है। ठीक है, अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिक करंट आई से दिखाते थे आप, तो यहाँ पे हीट करंट को आई एच से दिखा सकते हैं, आई एच। ओके, नीचे में छोटा सा एच दिखा देंगे सब स्क्रिप्ट में। अच्छा, आई का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी में डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। तो उसी तरह से आई एच को आप लिख सकते हैं यहाँ भी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, लेकिन ये डेल्टा क्यू यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया उसको आपने इलेक्ट्रिक करंट कहा, यहाँ एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो कर गया उसको आपने हीट करंट कहा। ठीक है, सिमिलर है। अच्छा, इसका अगला फॉर्मूला जो ओम्स लॉ से आता है वो क्या है, डेल्टा वी बाय आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। डेल्टा वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस अगर आप करते हो तो करंट मिलता है। तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। यहाँ देखिए डेल्टा भी की जगह आ जाएगा डेल्टा थीटा और आर के जगह आ जाएगा आर टी एच, मतलब ये क्या है, थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेसिस्टेंस। ओके, तो जैसे यहाँ डेल्टा भी बाय आर करोगे वैसे यहाँ डेल्टा थीटा बाय आर करना है, लेकिन आर टी एच लिख लेना है, मतलब थर्मल रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा थीटा हो गया आपका क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो काम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस का होगा वही काम यहाँ पर हीट करंट वाले टॉपिक में टेम्परेचर डिफरेंस का हो जाएगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जिस तरह से चार्ज फ्लो करता है उसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे I इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर, तो उसी तरह से आई एच इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय आर टी एच। अब इसमें आगे एक चीज और जोड़ सकते हैं, क्योंकि आई एच अभी अभी आपने निकाला था। देखिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर के ए डेल्टा थीटा बाय एल निकाला था, तो इसी चीज को हम लोग चाहे तो वहां रख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ही तो है ये, है ना। तो क्या लिखना है, के ए डेल्टा थीटा बाय एल, तो के ए डेल्टा थीटा बाय एल लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या किया गया है, इस के ए को नीचे उठा के लाया गया है, एल के भी नीचे, के ए को क्या किया गया, एल के भी नीचे लाया गया, जिससे ऊपर में क्या बचे, ऊपर में सिर्फ डेल्टा थीटा बचे। ठीक है, तो डेल्टा थीटा को अकेला छोड़ दिया, के ए को नीचे लाए तो एल बटा के ए हो गया ना। अब अगर आप यहाँ पर देखिए गौर से और यहाँ पर देखिए, इन दोनों को ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, ऊपर में डेल्टा थीटा नीचे में आर टी एच, यहाँ पे डेल्टा थीटा, यहाँ पे क्या है, एल बाई के ए। तो इसका मतलब आर टी एच इज इक्वल टू एल बाई के ए। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा तो ये पता चल जाता है कि आर टी एच नथिंग बट एल बाई के ए, मतलब थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई एल अपॉन के ए। और इसको आप इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट से भी समझ सकते थे। इलेक्ट्रिक करंट में आप पढ़े हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है रो इंटू एल बाई ए,
और रो को जो कि रेसिस्टिविटी होती है उसको आप 1/कंडक्टिविटी 1/सिग्मा भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाता है L/सिग्मा ए, जहाँ L तो हो गया लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ए हो जाता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो वो तो यहाँ भी लेंथ ऑफ द थर्मल कंडक्टर और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो कि सिग्मा है, तो यहाँ भी वो के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी ये के हो गया, मैंने जो काम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में सिग्मा कर रहा है वही काम यहाँ पर आपको थर्मल करंट के केस में के कर दे रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी कर दे रहा है। तो एकदम सिमिलर पैटर्न मिलेगा, जैसे R बराबर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बराबर L/सिग्मा ए, तो यहाँ भी RTH हो गया L/KA। ठीक है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यहाँ के थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिमिलैरिटीज की है। तो आपको अच्छे रूप से नंबर 1 नंबर 2 का ये जो फार्मूला आप देख रहे हो इसको आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, जो आगे न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएंगे। इतना ही नहीं, आप इलेक्ट्रिक करंट में जो जो भी रूल रेगुलेशन जानते हो वो सारा का सारा आप यहाँ पर हीट करंट वाले टॉपिक में आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको जब न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें कई जगह पर यूज होगा। तो इसीलिए लिख दिया गया ऑल द लॉज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी लॉज थे, जैसे कि ओम्स लॉ थे, किरचॉफ्स रूल थे, किरचॉफ रूल में जंक्शन रूल था, लूप रूल था, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशंस थे, तो ये सारी जितनी भी चीजें थी ईटीसी ऑल रिमेन्स वैलिड फॉर द एनालिसिस ऑफ थर्मल हीट करंट ऑल्सो। जब थर्मल हीट करंट का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी ये सारे रूल जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए थे तो वो सारे रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक नेचर का 10th क्लास तक सब लोग पढ़ लेता है तो उतना से ही काम चल जाएगा। जैसे देखिए सीरीज में अगर रेसिस्टेंस को जोड़ा जाए तो नेट रेसिस्टेंस क्या होता है, RS से लिखेंगे तो R1 + R2 + R3 डॉट डॉट सब जुड़ता जाएगा। और अगर पैरेलल में जोड़िएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से आपका पैरेलल में जुड़ जाता है और ऊपर में इस तरह से सीरीज में जुड़ जाता है। तो ये सभी फार्मूले को हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बस R का वैल्यू क्या लिखना होगा, L/KA कॉरेस्पॉन्डिंग उस तरह से यूज करते रहेंगे, है ना। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रिजल्ट हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था वो सारा रिजल्ट आपको यहाँ भी थर्मल करंट में या हीट करंट में वैलिड रहेगा, समझे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके वहाँ पर यूज़ भी करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने के भी पर्पज से करेंगे और काफ़ी चीज़ें डिराइव करने में भी हम लोग और इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने में भी ये सब प्रयोग करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ सिमिलैरिटीज़ को बहुत अच्छे से आपको देख लेना है, समझ लेना है कि जैसा जैसा फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट में वैलिड होता है बिल्कुल सिमिलर फार्मूला हीट करंट में भी चलता है। थोड़ा थोड़ा टर्म्स आपको जरूर डिफरेंट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ सिग्मा मिला तो यहाँ के मिल गया, है ना। जैसे यहाँ डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, जो चार्ज है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो यहाँ डेल्टा क्यू का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, है ना। यहाँ डेल्टा वी का मतलब है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा उसकी जगह आ गया जिसका मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ना। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ बच्चों एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे, देखिए इस के बारे में जो क्या है, वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आया है। के नाम क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, जो डिपेंड करता है किस पर, कि किस तरह के नेचर का आपका मटेरियल है। ये जो स्लैब है वो सब्सटेंस है वो किस तरह के मटेरियल का है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए इसके की वैल्यू अलग अलग होगी। और आप गौर करिए कि जो रेट ऑफ हीट एनर्जी का फ्लो है ना, ΔQ/ΔT, या उसी को थर्मल करंट कहा जा रहा है, तो ये ΔQ/ΔT का जो रेट हुआ दैट इज के की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो हम लोग आइडेंटिकली इस तरह का स्लैब एक वुड का ले लें, एक लोहे का ले लें, ठीक है, और उनको हम लोग मान के चलिए कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर हमने रख दिया। मान लो ठंड का समय है तो रात भर बाहर ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दिया,
दोनों ठंडा हो गया। अब अगर हम दोनों स्लैब को जाके हाथ में अगर पकड़ेंगे तो क्या फीलिंग आएगी, तो ठीक से समझिएगा बात को। मान लीजिए कि एक जो है लोहे का है ये, ठीक है, और ये मान लीजिए कि वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। इन दोनों को हमने रात भर के लिए कहीं पर छत पर छोड़ दिया आराम से, ठीक है। तो ठंड में जो है जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा, अगर 6 डिग्री 5 डिग्री जो भी रहेगा, दोनों का वो आ जाएगा है। लेकिन जब आप इनको हाथ में पकड़ोगे तो लोहा वाला जो है वो आपको अधिक ठंडा बुझाएगा, लेकिन जो लकड़ी वाला है वो उतना ठंडा नहीं बुझाएगा, है ना। ऐसा ठंड की फीलिंग नहीं आएगी जितनी ज़्यादा ठंड की फीलिंग आपको लोहे वाले में आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लोहा वाला ज़्यादा ठंडा हो गया था, उसका टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया था, ऐसा नहीं है। थर्मामीटर लगा के जब आप चेक करोगे तो दोनों का टेम्परेचर आपको सेम रीडिंग देगा, जो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर था। लेकिन फिर भी लोहे वाले को छूने से आपको ज़्यादा ठंड इसलिए महसूस हुई क्योंकि उस लोहे का के वैल्यू ज़्यादा था। तो लोहे का अगर के वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो आपके हाथ से लोहा में बहुत तेजी से रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, मतलब 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है अब्जॉर्ब कर लेगा लोहा का सबस्टांस। उतना आपका वुड का सबस्टांस जो है 1 सेकेंड में उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए के की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। बाकी ए एल और डेल्टा थीटा वगैरह सब आप के लिए आइडेंटिकल है, लेकिन के वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पर हीट फ्लो जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो कभी कभी पूछी जाती थी। तो जिसके लिए के वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का रेट जो होगा वो भी फास्ट हो जाएगा, तो वो बॉडी हमको ज़्यादा ठंडक महसूस कराएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है इसको जरूर याद रखना है आपको। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, आई एच बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल। बाकी दूसरी बात है कि ये वही चीज़ को यहाँ भी लिखना है, और इसमें एक फार्मूला निकल के आया आर टी एच का, थर्मल रेसिस्टेंस का, जो एल अपॉन के करके आपको याद रखना है। और उसके बाद ये बात याद रखिएगा कि जो भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस तरह से आर इक्विवेलेंट सॉल्व करते थे, तो यहाँ भी आप थर्मल आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से भी जो भी प्रॉब्लम आप इलेक्ट्रिक करंट में सॉल्व करते थे, तो उसी तरह का एनालॉजी लेकर के आप हीट करंट में भी सॉल्व करेंगे। और अंतर बस इतना सा रहता है कि यहाँ पर जो बात डेल्टा वी का होता है वही बात वहाँ डेल्टा थीटा में चला आता है ना। जो बात यहाँ ये सिग्मा थर्मल कंडक्टिविटी के रूप में है, तो वहाँ पर वो के सिंबल से दिखाया जा रहा है। अब जिस तरह से सीरीज और पैरेलल वाले का रिजल्ट रेजिस्टेंस के मामले में इलेक्ट्रिक करंट में वैलिड है, तो थर्मल करंट में भी वो चीज़ें वैलिड रहेगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको इस सब का प्रभाव दिखेगा, आगे भी देखना है। चलिए देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स, उसके बारे में बात करेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स पढ़ने हैं आपको। अब जैसे एक स्लैब है आपका, इनमें इसको सीरीज में दूसरे स्लैब के साथ कनेक्ट किया गया, फिर तीसरे के साथ, चौथे के साथ, और ये सभी के क्रॉस सेक्शन एरिया जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, वो दिया हुआ रहेगा सीरीज कनेक्शन में। लेंथ आपका हो सकता है अलग अलग भी हो, तो L1 L2 L3 इस तरह से डॉट डॉट Ln इस तरह से आ गया। और यहाँ पर जो ये मटेरियल है वो अलग है, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपका वो K2, ये K3 इस तरह से डॉट डॉट Kn इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन प्राप्त करना है। इक्विवेलेंट का मतलब होगा कि जैसे कि एक ही सिंगल रॉड रहे और वो उसी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो, और लेंथ जो हो ये सबका सम हो जाए इस तरह से। और फिर अगर एक ही मटेरियल है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, तो ये के एस वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। इधर का टेम्परेचर θ1 और इधर का हम लोग रखेंगे θ2। तो जो भी हीट करंट यहाँ पर पास करेगा थ्रू आउट, वही हीट करंट यहाँ भी पास करना चाहिए फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस θ1 θ2, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ जो भी हीट करंट यहाँ पे बन रहा है IH, तो वही IH यहाँ भी अगर पास कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस सब का इक्विवेलेंट ये वाला हो गया। और इस केस में हमको KS पूछता है सीरीज में, K वैल्यू S के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि फ्रॉम कंसेप्ट
ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन सीरीज। जब आप सीरीज में कनेक्शन करते हो तो क्या होता है, आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी रेसिस्टेंसेस का सम हो जाता है ना। तो हमने पढ़ा है अभी पीछे कि जो भी रेसिस्टेंसेस के प्रॉपर्टीज होती है वो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं थर्मल करंट के केस में भी। तो ये हमारा इस तरह से आर एस हो जाएगा। जहां अब आप R1 की वैल्यू को देखेंगे, R1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट स्लैब का थर्मल रेसिस्टेंस, तो क्या होता है L/K जनरल फॉर्मूला था, तो यहाँ L1 हो जाएगा, उसका फिर K1 और फिर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। उसी तरह से R2 क्या हो जाएगा, तो L2 K2/A हो जाएगा। R3 क्या हो जाएगा, तो L3 K3/A एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। और यहाँ जो इक्विवेलेंट बना हुआ है RS, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो RS बराबर, तो ये तो टोटल लेंथ हो जाएगी, ऊपर में लेंथ लिखना होता है ना, तो टोटल लेंथ लिखेंगे और डिवाइडेड बाय KS वैल्यू, और जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A तो A ही रहेगा, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज को अब हम लोग को यहाँ पर पुट करना है, तो RS की वैल्यू पुट करिए, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट इस तरह से Ln तक, फिर KS इंटू A। उसी तरह R1 वाला, तो L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस L3/K3A, ऐसे ही डॉट डॉट आप चाहें तो Ln/KNA लिख सकते हैं ना। चलिए अब बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ आप गौर से देखिएगा तो ये A वैल्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, सब में A था कैंसिल हो जाएगा, ये सारा एक कॉमन आएगा और इसके साथ कैंसिल आउट। ओके, तो फिर आपका केस वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको आपको पलटना पड़ेगा, पलट दीजिए। तो KS/L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट इस तरह से Ln तक जाएगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू थी एंड इसके नीचे नहीं कुछ था तो 1 था, तो वो भी पलट जाएगा। तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा, L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3 एंड इस तरह से Ln/Kn, है ना। ऐसे अभी जो ये सारी चीज़ें थी ऊपर में, तो वो 1 अपॉन उतना हो जाएगा, तब आपका ये KS वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। तो KS वैल्यू हो गया, ये चीज़ें अब उठ के यहाँ पे चली जाएगी, तो क्या बन गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट Ln टाइम्स बाय L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3 और इस तरह से Ln/Kn, है ना। तो ये आपका KS वैल्यू ओवरऑल आ जाता है। ठीक, अब इसी में क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केस को ऐड कर दिया जाता है। जैसे हम लोग को क्वेश्चन के लिए थोड़ा देखना है। नाउ फॉर 2 स्लैब्स, 2 ही स्लैब्स हों, तो आपका जो KS होगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2 बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2/K2, इस तरह से आ जाएगा। और इसमें भी अगर आपको कहा जाए कि इफ L1 बराबर L2 बराबर सेम, जैसे L मान लिया सेम, ठीक, तब क्या होगा, तब KS की वैल्यू क्या होगी सीरीज में, तो L प्लस L ऊपर में आ गया, बाकी L/K1 प्लस L/K2, ऊपर का सॉल्व करो तो 12 और नीचे में भी हो गया, यहाँ पे L कॉमन हो गया, तो 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर LCM लेकर के ऊपर भेज दीजिए, तो 2K1K2/K1 प्लस K2। तो इस केस में KS हो गया 2 टाइम्स K1K2/K1 प्लस K2।
तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से कि अगर दो सेम डायमेंशन का लिया गया, मतलब सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, और K1 K2 वैल्यू अलग अलग है, तो उसका जो इक्विवेलेंट केस आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये याद रख सकते हैं। सीरीज में तो आपको इसी तरह से काम करना रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया इस तरह से कि n अगर सीरीज में लग गए हैं तो उसके लिए केएस वैल्यू यहाँ पर आ गई, L1 प्लस L2 प्लस L3 इस तरह से डिवाइड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 एंड सो ऑन Ln बाय K। दो स्लैब के लिए बात करेगा, दोनों की लेंथ L1 L2 अलग अलग है और K1 K2 मटेरियल अलग अलग है, तो फिर L1 प्लस L2 बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, ये केस के लिए याद रखना होगा। और अगर लेंथ भी इक्वल हो गए तो फिर आपका क्या बनेगा, के इक्विवेलेंट जो केस कहलाएगा, के सीरीज वाला, वो क्या हो जाएगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो ये वाला हो गया। अब इससे आगे देखिए। अब आगे देखिए बच्चों, फर्दर जैसे मान लीजिए दो रॉड है, हमने इस तरह से इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये सीरीज में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूंकि सीरीज में है तो सेम ही रहेगा। ये L1 लेंथ का है, ये L2 लेंथ का है। इसका मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसका K2 है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर θ1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर θ2 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछता है कि ये जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा, यहाँ पर मान लीजिए थीटा हो गया, ये थीटा क्या हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर शोन we have to find the value of theta, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि थर्मल हीट करंट जो चलेगा वो एसटीडी स्टेट में चलेगा। एसटीडी स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जितना थर्मल करंट यहाँ इससे गुजरेगा फर्स्ट वाले रॉड से, उतना ही सेकेंड वाले रॉड से भी गुजरेगा, है ना। हीट ना तो एब्जॉर्ब होगी ना ही कहीं इमिट होगी, तो थ्रू आउट वो पास करेगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर आप देखिएगा तो उतना ही हीट एनर्जी पास करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया या फिर वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। तो नहीं भी बोलेगा तो उसका ऑटोमेटिक मतलब होता है। खैर, तो यहाँ बात आती है इस थीटा के। तो देखिए, जो भी थर्मल करंट यहाँ पर इस रॉड से गुजर रहा है, वही थर्मल करंट इससे भी गुजर रहा है। तो मान लीजिए इस रॉड से I1 गुजर रहा है और इस रॉड से I2 गुजर रहा है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वी हैव फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, नहीं भी बोलेगा तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। तो जितना भी थर्मल करंट यहाँ फर्स्ट वाले से गुजरेगा उतना ही सेकंड वाले से भी गुजर जाएगा, I1 बराबर I2। अब ये I का फार्मूला क्या था उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो I क्या था, बेसिकली वही डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो जो भी हीट दोनों से गुजरेगा, है ना। अच्छा, तो वो 1 के हिसाब से जो होगा वो क्या होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं K1 फिर उसका A और फिर टेम्परेचर डिफरेंस, तो θ1 माइनस थीटा। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, हाई माइनस लो करना है तो ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय लेंथ, तो L1। और वही चीज़ दूसरे के साथ भी होगी, लेकिन वो अब K2 वैल्यू होगी यहाँ पर, फिर A और फिर ये टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, थीटा माइनस θ2 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। तो जो बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा था कि A डेल्टा थीटा बाई L वाला, तो उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो I1 के लिए हो गया और I2 के लिए हो गया, ये चीज़ हो गई। ओके, अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए A तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी चीज़ें जो बच गई उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा के लिए सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो K1 L2 θ1 माइनस थीटा, K2 L1 थीटा माइनस θ2, ठीक। फिर इसको गुना किया, K1 L2 θ1 इधर हो गया इस तरह से। तो ये थीटा इधर रखिए, लेकिन लिख रहे हैं इधर ही, तो कॉमन क्या क्या हो गया, K1 L2 प्लस K2 L1, ठीक। और इसको इधर लाइए, तो K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2। इसका मतलब ये जो थीटा हुआ, दिस इज K1 L2 θ1 प्लस
K2 L1 थीटा 2 डिवाइडेड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। K1 के साथ देखिए L2 लगा हुआ है, बाकी θ1 तो आएगा, फिर प्लस K2 L1 फिर θ2 डिवाइड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। देखिए K1 L2 जो है यही चीज़ यहाँ भी आ गया, बस θ1 लग गया। K2 L1 जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी आ गया, उसमें θ2 लग गया। अब इसी में अगर मान के चलिए कि दोनों रॉड की लेंथ हम इक्वल ले लें इसी कंडीशन में, ऑल्सो इफ L1 बराबर L2 हो जाए, मान लिया जाए से, तब क्या होगा, देन थीटा बराबर, अगर L होगा तो देखिए L L L कॉमन लेकर के यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आपका ये बन जाएगा K1 θ1 प्लस K2 θ2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप, है ना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब पैरेलल का केस देखते हैं हम लोग। तो पैरेलल में क्या हो रहा है कि जैसे कि n स्लैब्स को K1 K2 K3 डॉट 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 इस तरह से n स्लैब्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले का A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3 और इस तरह से AN, सबका अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से पैरेलल में लगा दिया। सबके एंड का एक तरफ का टेम्परेचर θ1, दूसरे तरफ θ2। ठीक है, सभी इसमें सेम लेंथ का होना चाहिए, तभी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। इन दिस केस द लेंथ ऑफ ऑल द स्लैब्स रिमेंस द सेम। इसका जो इक्विवेलेंट स्लैब बनेगा वो इसी तरह से L लेंथ का बनेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो सभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सम हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में लेंथ का सम हो गया था, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। इस बार लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो वो सारा इधर सम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हमको इसका केपी निकालना है, तो वही इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से चलो। तो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो आप, तो उसमें क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से प्लस 1/Rn, ये फॉर्मूला चलता है। तो अब इस जरा R1 R2 को एक बार फिर से देख लिया जाए। R1 वही है L/K1 इंटू A1, इस बार K1 A1 अलग है। R2 को अगर आप नोट करें तो क्या होगा, R2 तो L/K2 इंटू A2। R3 को देखिए तो L/K3 इंटू A3, इस तरह से चलेगा, डॉट डॉट। इसी तरह से Rn भी अगर लिखना होगा हमको तो L/Kn AN, ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको क्या लिखिएगा, RP, इसका जो भी आएगा इक्विवेलेंट RP, तो वो RP क्या होगा, एंड RP इक्वल टू, तो जो भी लेंथ था तो L ही तो था, बाय KP, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में KP, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये सारे एरिया के सम, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 AN, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे कैसे काम होगा, तो उसको यहाँ पे रखिए। तो 1/RP, तो वो RP लिखा था उतना, तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो KP इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN तक, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वही लेंथ है, इस तरह से 1/R1, तो R1 हमारे पास है, उसको पलट के लिखिए, तो K1 A1 बाई L। ठीक है जी, 1/R1 हो गया। इसी तरह से 1/R2, तो वही चीज़ है, K2 A2 अपॉन L, K3 A3 अपॉन L, है ना, KN AN अपॉन L, इस तरह से चलेगा।
बाकी ये एल क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे और ये एल कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए तो फिर के पी क्या बन गया, तो के पी बन गया K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3, इस तरह से डॉट डॉट KNAN डिवाइडेड बाय यही चीज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN, है ना। तो ऐसे आप के इक्विवेलेंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो इतना लंबा चौड़ा नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, अगर 2 केस के लिए लिखना होगा तब इसी से लिखेंगे, है ना। तो अगर देखिए हम लोग लिखें और 2 केसेस नाउ और टू स्लैब्स, बोलिए 2 स्लैब्स इन पैरेलल। 2 स्लैब्स को अगर आपने पैरेलल में जोड़ा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, केपी वैल्यू। तो दो तक सिर्फ जाना है, तो K1A1 K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ 2 तक जाना है, तो K1A1 प्लस K2A2 बाय A1 प्लस A2, ओके। और इसमें भी अब अगर कोई कह दे कि लेंथ तो पहले से ही इक्वल था, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल हो जाए, मान लीजिए कि वो A था, तब क्या होगा, तब हो जाएगा K1, देखिए A हो गया तो A कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो K1 प्लस K2, इधर A 2 है तो इसका भी A खत्म हो गया, 2 बचेगा, तब KP क्या बन गया, K1 प्लस K2 बाई 2। जैसे लास्ट टाइम सीरीज में आपको आ गया था, है ना, 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2, तो यहाँ पर आ गया आपका KP पैरेलल वाले केस में K1 प्लस K2 बाई 2। क्लियर है ये बात। तो 2 के लिए तो आपका यही है ना। तो अच्छे से यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, इसको नोट करके लिखा जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक स्लैब है हमारा, चलिए लेंथ दोनों का सेम कर लीजिए। एक स्लैब है हमारा, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, एल लेंथ का और ए क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी है, इसका भी है। ये मटेरियल अलग है, सो K1 हो गया इसका थर्मल कंडक्टिविटी, ये मटेरियल अलग है तो K2 हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। अब इनको क्या करना है, हमको केस 1 में इनको हमको सीरीज में जोड़ देना है, ठीक है, और केस 2 में हमको इनको पैरेलल में जोड़ देना है। और उसके बाद दोनों को सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए रखना है, मतलब वन इंड का टेम्परेचर θ1, दूसरे का θ2, इधर भी θ1 इधर भी θ2, मतलब सेम टेम्परेचर डिफरेंस के अंडर में इनको पुट करना है, एक बार सीरीज कनेक्शन करके तो एक बार पैरेलल कनेक्शन करके। तो कितना होगा, मान लीजिए डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है, इधर से उधर पास कर रहा है इन डेल्टा T1 टाइम में, तो रिलेशन क्या आएगा डेल्टा Q1 का। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर ये इस तरह से सीरीज में रहेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप बनेगा वो इस तरह से आप लिख सकते हो कि LL का ये 12 बन गया, और K1 K2 का जो भी सीरीज में आएगा वो KS हम फिलहाल लिख रहे हैं। ये अलग बात है कि जो KS है आप पढ़े हैं ऐसे केस के लिए कि 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, तो इसको चाहेंगे तो पुट कर सकते हैं, लास्ट में पुट करेंगे। और उसी तरह से जो ये KP वैल्यू होगा, तो ये KP वैल्यू आप पढ़े हैं K1 प्लस K2 बाई 2, ठीक है। तो इसको जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो वही है, इसका इक्विवेलेंट हम लोग ऐसा बना दिए, और इसके थ्रू जो अब मान के चले कि वही डेल्टा Q1 हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है वही इसी के थ्रू इन डेल्टा T1 टाइम, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं KS इंटू A, और उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई जो भी इसका लेंथ बनेगा LL तो 12 तो 12, ठीक। तो डेल्टा Q1 क्या लिख सकते हैं, KS A θ1 माइनस θ2 बाई 12 इंटू डेल्टा T1, जहाँ KS की वैल्यू ये वाली आएगी, ओके। तो ये डेल्टा Q1 क्या है, is the amount of heat flow during time interval delta T1 for series combination, okay। उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी करना है, तो K1 K2 वाले का बन गया यहाँ पे KP, AA का बन गया यहाँ पे 2A, और ये L लेंथ था तो L लेंथ हो गया, और डेल्टा Q2 अमाउंट ऑफ हीट मान लीजिए फ्लो हो रहा है इन डेल्टा T2 टाइम इंटरवल, ठीक है। उसी टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसको भी रखा गया है, जिसके अंडर में इसको रखा गया था। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T, तो यहाँ पर डेल्टा Q2 बाई डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, K वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, आ गया ये सब चीज़।
के वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फिर उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ऐसा हो गया। सो डेल्टा Q2, तो ये वाला इधर जाके इंटू कर दीजिए, तो KP 2A थीटा माइनस थीटा 2 बाई L इंटू डेल्टा T2, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा Q2 क्या है, इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा T2 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ KP की वैल्यू याद रखिएगा, K1 प्लस K2 बाई 2 जो भी थोड़ी देर पहले निकाले थे, और यहाँ पर KS की वैल्यू याद रखेंगे 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। जब सेम लेंथ सेम ए का होता है, K1 K2 बस अलग है, तो यही चीज़ आती है ना। तो इस तरह से, तो एक बार सीरीज कम्बिनेशन करेंगे तो ये मिला, पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे तो फिर ये वाला मिला। अब इसमें आगे मान के चलिए आपको कहता है कि ये डेल्टा Q1 जो डेल्टा T1 टाइम में फ्लो किया है, और ये डेल्टा Q2 जो डेल्टा T2 टाइम में फ्लो किया है, तो अगर ये डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 बराबर हो जाए, है ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमको दोनों केस में फ्लो करवाना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम का रेशियो जरा बताइए, है ना। तो आइए जरा उसको देख लें। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं आगे। तो जैसा हमने कहा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाला आपने देखा था वहाँ पे, कि अगर अगर कभी आपको क्वेश्चन में दे दे कि दोनों ही केस में हमको जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो है, अगर हमको उसको सेम रखना है, मतलब मान लीजिए 1 kg ऑफ वाटर जो है हम दोनों केस में उसको 20 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो भी लगनी है सेम लगनी है। तो डेल्टा Q1 बराबर डेल्टा Q2, दैट इज सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लोज इन बोथ द केस। तब क्या होगा, तो डेल्टा Q1 की वैल्यू जो था अभी इक्वेशन 1 में उसको रख दीजिए, डेल्टा Q2 जो था उसको रख दीजिए। तो डेल्टा Q1 वाले में था KSA थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2L इंटू डेल्टा T1, और इसमें क्या था KP इंटू 2A और थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L इंटू डेल्टा T2। अब यहाँ जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, A थीटा 1 माइनस थीटा 2A थीटा 1 माइनस थीटा 2 है ना, ऐसा कैंसिल हो जाएगा, LL कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको निकालना है डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक 2 था, ये 2 था, जाकर के 4 हो जाएगा, 4 KP, यहाँ का एक KS वो जाके नीचे आ जाएगा। अब KP KS क्या थी वैल्यू, तो KP तो पता है आपको K1 प्लस K2 बाई 2 थी, और KS क्या थी ऐसे केसेस में, तो कौन से केसेस, जब आपको लेंथ ऑफ द स्लैब सेम रहे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहे, सिर्फ मटेरियल आपका अलग अलग हो, K1 K2 वाला थर्मल कंडक्टिविटी, तब उस केस में सीरीज में इक्विवेलेंट KS, पैरेलल में इक्विवेलेंट KP। तो इस तरह से आ जाता है, तो उनको भी हम पुट करेंगे। सो 4 KP बाय KS आ गया, और उसके बाद KP KS की वैल्यू आपने रखा यहाँ, KP K1 प्लस K2 बाई 2 और KS रखा 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो ये 2, देखिए इस 2 से यहाँ पे 4 को कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा, और ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल क्या बचा, ये K1 प्लस K2 को ऊपर लेके चले जाइए, तो K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, K1 K2 बच गया, ठीक है। तो जो भी ये टाइम के रेशियोज आएंगे वो K1 K2 के टर्म में आपको आ गया इस तरह से। डेल्टा T1 पहला टाइम इंटरवल था जो सीरीज कनेक्शन के समय लगा था, डेल्टा T2 बाद वाला जो पैरेलल कनेक्शन के समय समय लगा था, ठीक है। अब इसमें अगर और आपको फर्दर केस सिंप्लीफाई करने को दे दे कि दोनों मटेरियल भी आइडेंटिकल है, तब मतलब दो स्लैब है, आइडेंटिकल स्लैब है सेम मटेरियल के, तो इफ K1 बराबर K2, मान लीजिए ये K है, सही, देन ठीक है, अगर K1 और K2 आपस में बराबर हो, एक ही तरह का मटेरियल हो गया, मटेरियल भी सेम हो गया, सेम डायमेंशन, सेम ए सेम एल, फिर एक बार सीरीज में, फिर एक बार पैरेलल में, तब टाइमिंग क्या लगेगी, तो देन तो डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2, डेल्टा T1 हो गया सीरीज वाला टाइम, डेल्टा T2 हो गया पैरेलल वाला टाइमिंग। तो देखिए K प्लस K, तो 2K का होल स्क्वायर ऊपर रहेगा, और नीचे K इंटू K स्क्वायर नीचे रहेगा, तो कट जाएगा, तो क्या हो गया 4:1, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज वाले केस में आपको 4 गुना ज़्यादा समय लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल वाले केस का। तो जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे दो स्लैब को, है ना, अब जैसे मान के चलिए कि दो स्लैब आपको दिखाए जा रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए ये दो स्लैब हो गए, दोनों आइडेंटिकल है, तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए एक बार इसको सीरीज में जोड़ दिया, और मान लीजिए पानी को गर्म करना था तो उसके लिए जितना हीट, जितना देर लगा वो लगेगा, एक टाइमिंग लगी, और उसके बाद फिर पैरेलल में जोड़ दिया, और फिर सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए उसको उसी सेटअप के लिए दिया, उतना ही पानी को फिर से उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस तक बढ़ाना है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दोनों केस में फ्लो हुआ है। तो पैरेलल वाले केस में क्या होगा, 4 गुना कम समय लगेगा, और सीरीज वाले केस में जो होगा पैरेलल वाले से 4 गुना ज़्यादा समय लगेगा। दोनों टाइमिंग का रेशियो पूछेगा, तो ये टाइमिंग 4 गुना ज़्यादा होगा, अगर इसमें मान के चलिए 4 मिनट लगा है
तो पैरेलल वाले में सिर्फ 1 मिनट में काम हो जाएगा, या पैरेलल वाले में अगर मान के चलिए 1 मिनट लगा है तो सीरीज में जोड़ करके वो काम करवाइएगा तो 4 गुना ज़्यादा मतलब 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम रेशियो वही बता रहा है कि पहले वाले का टाइम और दूसरे केस का टाइम का रेशियो क्या है, 4:1 है। तो कब, जब मटेरियल भी सेम होता। अगर कहीं मटेरियल डिफरेंट दे देगा, एक स्लैब अलग मटेरियल का दूसरा अलग मटेरियल का, लेकिन एल और ए वैल्यू सेम है, तो फिर K1 + K2 का होल स्क्वायर बाय K1 K2 इसको यूज़ करना है। कभी क्वेश्चन में K1 = K दे दिया, K2 = 2K दे दिया, तो कुछ भी इस तरह का दे दिया तो यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं ना, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। ये सबको अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पर इसके जो भी बेसिक आपको फंडामेंटल्स हैं सॉल्व करने के इस टॉपिक के, तो वो सब आपको दिखाई देगा। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ फिर से यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप कवर करके रखिए और फिर इसके बाद जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ लेक ये सब बताना है, और भी आगे के कई सारे बेस्ड प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगले वीडियो लेक्चर को जल्द ही अपलोड करते हैं, तो तब तक यहाँ तक के लिए बढ़िया से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।